मॉर्निंग ऑल ऑफ यू उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के क्रम में हमने ढेर सारे वीडियोस को ख़त्म किया हुआ है, जिसको जाके आप लोग लेट्स क्रैक बीपीएससी वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर उसके पहले भी अपलोड किया हुआ है। पुर्तगालियों के आगमन के बाद से कैसे कैसे भारत में अंग्रेज आते हैं और पुर्तगालियों के बाद कौन कौन से व्यापारी आते हैं, उसका भी वीडियो डाला गया है, जिसको आप लोग जाके देख सकते हैं और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं और यहाँ पे आने के बाद 3 ऐसे आंदोलन करते हैं, जिसके बाद गांधी जी भारत में सुपर हीरो बन जाते हैं। यहाँ के लोगों के जनमानस पे उनकी छाप पड़ जाती है। तो सबसे पहले हमने देखा था चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद गांधी जी का मील वाला हड़ताल जो होता है, जो कि पहला भूख हड़ताल था वो, और उसके बाद खेरा सत्याग्रह। तो ये 1918 और 1919 के बीच में क्रांतियाँ हुई, आंदोलन हुए, जो कि अहिंसक आंदोलन था। गांधी जी का सत्य और अहिंसा के द्वारा चलाया गया था, जिससे लोगों के जनमानस पे गांधी जी की एक अमिट छाप पड़ जाती है। और इसी के साथ क्रांतिकारी आंदोलन भी चल रहे थे। तो गांधी जी वाले फेज के साथ क्रांतिकारी आंदोलन का सेकेंड पार्ट भी चल रहा था और क्रांतिकारी घटनाएं भी घटित हो रही थी। साथ ही साथ मतलब असहयोग आंदोलन भी चल रहा था और गांधी जी का अहिंसक आंदोलन भी चल रहा था और क्रांतिकारी घटनाएं भी घटित हो रही थी और क्रांतिकारी घटनाएं बहुत बढ़ गई थी, जिससे अंग्रेज जो है पता कर रहे थे कि ये क्रांतिकारी घटनाएं कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है। और इसी को रोकने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया, अंग्रेजों ने एक अधिनियम बना दिया कि किसी को भी शक के आधार पे गिरफ्तार कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति पे अगर शक है तो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, और अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है तो वो ना तो वकील रख सकता है ना कोई दलील दे सकता है। तो इसे काला कानून की संज्ञा दी गई और ये कानून था रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट के ही विरोध में गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह करते हैं, जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और इसी सत्याग्रह रॉलेट सत्याग्रह के क्रम में एक ऐसी घटना घटित होगी जो कि हमारे इतिहास को रक्त रंजित कर देगी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट क्या था। तो रॉलेट एक्ट 1919 में घटित एक घटना थी, जिसको प्रथम जन आंदोलन कहा जा सकता है। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में प्रथम जन आंदोलन के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। तो 1919 का वर्ष भारत के लिए असंतोष भरा रहा था। 1919 का वर्ष भारत के लिए असंतोष भरा रहा था। इसमें गांधी जी का आगमन हो जाता है, अहिंसक आंदोलन होते हैं, कहीं पे हिंसक आंदोलन होते हैं, क्रांतिकारी और गांधी जी का सत्याग्रह एक साथ चल रहा था। असंतोष भरा रहा। देश में फैल रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सर सिडनी रॉलेट की नियुक्ति की गई और देश में जो क्रांतिकारी घटनाएं फैल रही थी उसको रोकने के लिए सर सिडनी रॉलेट की नियुक्ति की गई। इस संबंध में सर सिडनी रॉलेट की समिति ने जो सिफारिशें की उन्हें ही रॉलेट अधिनियम या रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो सर सिडनी ने एक कमेटी गठित की, उसके कुछ सदस्य थे जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, और उन्होंने ही रॉलेट अधिनियम या रॉलेट एक्ट पास किया, समिति ने बनाया और इसमें कुछ कानूनें बनाई, जिसको ही हम लोग रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। इस एक्ट के तहत 3 वकील वाले एक विशेष न्यायालय की व्यवस्था की गई। तो इस एक्ट में 3 वकील रखे गए थे और एक विशेष न्यायालय बनाया गया था। 3 वकील और एक विशेष न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। यह बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून था। ये जो था बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून था। इसमें अगर किसी पे शक हो जाता था तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था शक के आधार पर। द अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, इसका फुल फॉर्म था, रॉलेट एक्ट का फुल फॉर्म था द अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे काला कानून कहा और भारत के लोगों ने भी इसे काला कानून कहकर काला कानून की संज्ञा दी है। और महात्मा गांधी जी भी इस एक्ट से बहुत ही नाराज थे और भारत के लोग भी इस एक्ट से बहुत ही नाराज थे। और विश्व युद्ध की समाप्ति उसी टाइम में विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी और अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। विश्व युद्ध की समाप्ति पर जब भारतीय जनता सुधारों का इंतजार कर रही थी, ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी रॉलेट एक्ट को जनता के सम्मुख पेश किया।
तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी थी और भारत के लोग सोच रहे थे, वेट कर रहे थे कि अंग्रेज अब हमारे हित में कुछ कार्य करेंगे। लेकिन अंग्रेज यहाँ पे अंग्रेजों के अहित में एक कानून पास कर देते हैं, रॉलेट एक्ट। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के 3 सदस्यों का इस्तीफा। इस एक्ट के बाद, इस अधिनियम के बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के 3 सदस्य अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहरुल हक, ये तीनों इस्तीफा दे देते हैं अपने पद से इस एक्ट के विरोध में। उसके बाद गांधी जी ने फरवरी 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया और गांधी जी इस रॉलेट एक्ट के विरोध में एक देशव्यापी आंदोलन का आह्वान करते हैं, लोगों से कहते हैं इस एक्ट का विरोध करने के लिए, पर वो हिंसक नहीं अहिंसक होना चाहिए, क्योंकि ये कानून जो था बहुत ही अच्छा नहीं था। अंग्रेजों को किसी पे भी अगर शक होता था तो वो उसको उठा के जेल में भर देते थे और वो अपना बचाव भी नहीं कर सकता था। इस आंदोलन को चलाने के लिए सत्याग्रह सभा का गठन किया गया और गांधी जी ने जो आंदोलन चलाना था उनको, उसके लिए उन्होंने सत्याग्रह सभा का आयोजन किया, गठन किया, सत्याग्रह सभा का गठन किया। महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह को बंद कर दिया था क्योंकि इससे हिंसा, और ये आंदोलन इतना अहिंसक हो गया, इतना अहिंसक हो गया कि इसमें लोग जो है वो बहुत तेजी से भाग ले रहे थे और बहुत ही अहिंसक हो रहे थे। तो इस कानून के विरोध में तो गांधी जी तो हिंसा के पुजारी थे, वो हिंसक आंदोलन के विरोधी थे। तो गांधी जी इस आंदोलन को बंद कर देते हैं क्योंकि ये हिंसा की तरफ जा रहा था, इससे हिंसा फैल रही थी, इसलिए रॉलेट सत्याग्रह को गांधी जी बंद कर देते हैं। 10 अप्रैल को पंजाब के 2 बड़े नेता गिरफ्तारी, और इसी टाइम में क्या होता है, 10 अप्रैल 1919 को 2 बड़े नेता जो थे उनकी गिरफ्तारी अंग्रेजों के द्वारा हो जाती है, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलुई। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन कर रहे थे ये दोनों, और अंग्रेज इनको गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। फिर डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलुई के विरोध में इनकी गिरफ्तारी क्यों की गई इनकी गिरफ्तारी, इसके विरोध में जालियांवाला बाग में लोग एकत्रित थे, उसमें बहुत सारी महिलाएं थी, बच्चे थे, बूढ़े थे और पुरुष थे। सबसे ज़्यादा संख्या महिलाओं की और बच्चों की थी और बूढ़े लोगों की थी। तो लोग यहाँ पे एकत्रित थे और एक सभा का आयोजन किया गया था जो कि बहुत ही ऐसा नहीं कर सकते हैं कि क्रांतिकारी यहाँ पे आए हुए थे। यहाँ पे बूढ़े बच्चे महिलाएं ही थी ज़्यादातर, तो ऐसा भी नहीं था कि यहाँ पे क्रांतिकारी योजनाएं बनाई जा रही थी। तो इसके एवज में यहाँ पे लोग एकत्रित थे। जालियांवाला बाग एक बहुत बड़ा बाग था जिसमें एक गेट था और बस एक ही निकलने का रास्ता हुआ करता था। वहाँ पे ढेर सारे लोग एकत्रित थे और योजना बना रहे थे, और यह था वैसाखी वाला दिन, 13 अप्रैल 1919। तो 10 अप्रैल को ये दोनों नेता गिरफ्तार होते हैं, 13 अप्रैल को लोग एकत्रित होते हैं वैसाखी के दिन बातचीत करने के लिए, और यहीं पे हो जाता है जालियांवाला बाग। तो यहाँ पे जनरल ओ डायर जो है गोली चलवा देंगे और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हंटर कमीशन का गठन किया जाएगा इसकी जांच के लिए, तो इसको हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये हमें पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में। और इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक रंजित धब्बा लगा दिया, और ये जो घटना थी वो स्वतंत्रता के इतिहास में एक रक्त रंजित घटना है जो कि आज भी याद की जाती है। और उस टाइम में पंजाब का गवर्नर, हमें याद रखना है, जो ये रॉलेट सत्याग्रह हुआ था तो उसमें पंजाब का गवर्नर था माइकल ओ डायर, और सेना का कमांडर था रेनिगल ओ डायर। तो दोनों ओ डायर ही था, लेकिन माइकल और रेनिगल का फर्क था। तो पंजाब का जो गवर्नर था वो माइकल ओडायर था, सेना का कमांडर था रेनिगल ओडायर। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि अगर इसमें कंफ्यूजन होगा तो आगे चल के हम लोग उधम सिंह वाला जो पार्ट पढ़ेंगे। एक बार बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया भी था कि उधम सिंह ने किसको मारा, तो बहुत लोगों ने उल्टा पुल्टा ऑप्शन पे टिक मार दिया था। तो इस पर कंफ्यूजन नहीं रखना है कि गवर्नर कौन था, माइकल ओडायर, और सेना का कमांडर कौन था, रेनिगल ओडायर। तो इसको अच्छे से याद रखना है। तो यह हमारा रॉलेट सत्याग्रह से संबंधित वीडियो था जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से अधिकांश क्वेश्चंस आते रहते हैं
और ये इसको आप लोग पढ़ के अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। और ये हमारा मेंस में भी काम आने वाला है, क्योंकि बीपीएससी के मेंस में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप लोग नोट्स बना सकते हैं। ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। और इसके पढ़ने के बाद आप लोग बीपीएससी या यूपीएससी क्रैक करने के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी तो पढ़ना ही होगा। और एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, समय कम है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं और समय कम है, तो आप लोग एनसीईआरटी का 60 संग्रह वन लाइनर खरीद सकते हैं। ये महेश कुमार बर्णवाल का है। अरिहंत का भी आता है, इसको आप लोग खरीद लीजिए और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम नहीं है तो इसको पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। एनसीईआरटी बेस है बीपीएससी और यूपीएससी का क्वेश्चन बनाने का, क्योंकि एग्जामिनर जो है यहीं से क्वेश्चन सीधे सीधे उठा लेते हैं। तो आप लोग पिछला क्वेश्चन भी जाके देख सकते हैं, तो एनसीईआरटी से ही आया हुआ है। इसलिए एनसीईआरटी पढ़िए, अगर टाइम कम है तो वन लाइनर पढ़िए, दोनों से आपका काम होने वाला है। और आप लोग इसको जाके अच्छे से नोट्स बना लीजिए। इसका पोस्ट कम्युनिटी में भी डाला जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर के टेलीग्राम चैनल पे भी मैं इसका डाल दूँगी। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कैसे होता है, और उसके लिए उसके बाद हंटर कमीशन का वो जो होता है कि कैसे जांच किया जाता है इसका, इसमें कौन दोषी है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरे चैनल में बने रहिए और मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरी कराने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल में बने रहिए और मेरे साथ प्रिपरेशन कीजिए बीपीएससी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।